हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 जून 2020 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 41 के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड 15+ एमसीक्यूज़। और फ्रेंड्स, अगर आप इन एमसीक्यूज़ की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ इसी वीडियो के नीचे टॉप कमेंट में, यानी कि जो पहला कमेंट होता है वहाँ पर आप लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लिंक के थ्रू कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने में, तो आप अपने टेलीग्राम में जाकर टॉप पर सर्च के ऑप्शन में सर्च कर सकते हैं चैनल का नाम कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। देन वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप क्वेश्चन के साथ साथ भी आंसर कर सकते हैं। आपके पास सारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम होगा, जहाँ पर ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं, या फिर आप हमें इसी वीडियो के एंड में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। द क्योटो प्रोटोकॉल इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी विच एक्सटेंड्स द 1992 डैश, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो 1992 के डैश का विस्तार करती है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो एक्सटेंड करती है यानी कि विस्तार करती है 1992 के ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को, इन शॉर्ट UNFCCC को। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ये क्या है? इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है, जिसे अपनाया गया था 9 मई 1992 को, और ओपन हुई थी सिग्नेचर के लिए अर्थ समिट में। और अर्थ समिट कहाँ पर हुआ था? रियो दी जेनेरियो में, जो कि ब्राज़ील में है। और कब से कब तक? 3 से 14 जून के बीच 1992 में। और ये कब लागू हुआ? ये लागू हुआ 21 मार्च 1994 को, जब सफिशेंट नंबर ऑफ कंट्रीज़ ने इसे रेटिफाइड किया, यानी कि इसकी पुष्टि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द क्योटो प्रोटोकॉल इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी इज़ फॉर डैश, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि किसके लिए है? ये है ऑप्शन सी, टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, यानी कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या करती है? लागू करती है UNFCCC के उद्देश्य को, यानी कि उसके ऑब्जेक्टिव को इम्प्लीमेंट करती है। और UNFCCC का क्या ऑब्जेक्टिव है? एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस को कम करके ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। और साथ ही साथ जो डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस है क्लाइमेट सिस्टम के साथ, यानी कि आप कह सकते हैं जो खतरनाक मानव जनित हस्तक्षेप है जो जलवायु सिस्टम के साथ होता है, उसे रोकना है। और ऐसा मेंशन किया गया है UNFCCC के आर्टिकल 2 में। और क्योटो प्रोटोकॉल कंट्रोल करता है ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को, जो मानव द्वारा यानी कि ह्यूमन द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द क्योटो प्रोटोकॉल वॉज अडॉप्टेड इन क्योटो जापान ऑन 11 दिसंबर 1997 एंड एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन डैश, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था। और कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था ऑप्शन बी 16 फरवरी 2005 को। तो फ्रेंड्स, क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ पर अपनाया गया था? ये अपनाया गया था जापान की सिटी है क्योटो, वहाँ पर। और कब अपनाया गया था इसे? 11 दिसंबर 1997 को। और ये कब लागू हुआ? ये लागू हुआ 16 फरवरी 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देयर आर करंटली हाउ मैनी पार्टीज टू दी क्योटो प्रोटोकॉल, यानी कि वर्तमान में क्योटो प्रोटोकॉल के कितने पक्ष हैं? वर्तमान में क्योटो प्रोटोकॉल की पार्टीज़ हैं ऑप्शन बी 192 पार्टीज़। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्रीन हाउस गैसेज कवर्ड अंडर द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि के तहत किन ग्रीन हाउस गैसों को निम्नलिखित में से शामिल किया गया है? गैसेज हैं, नंबर 1 पर है कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 पर है कार्बन मोनोऑक्साइड, नंबर 3 मीथेन, नंबर 4 सल्फर डाइऑक्साइड। कोड्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इनमें से करेक्ट कोड बता सकते हैं कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर।
इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि फर्स्ट पर है कार्बन डाइऑक्साइड और थर्ड पर है मीथेन। इन ग्रीन हाउस गैसेस को कवर किया गया था किसके अंडर? जो क्योटो प्रोटोकॉल का फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था उसके अंडर। और फ्रेंड्स, फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड ये था 2008 से 2012 तक। और क्योटो प्रोटोकॉल के एनेक्स्चर ए में ये कितनी ग्रीन हाउस गैसेस पर लागू होता है? तो टोटल नंबर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस हैं 6। तो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड में कितनी ग्रीन हाउस गैसेस शामिल हैं? टोटल 6 गैसेस शामिल हैं। और ये कौन सी गैसेस हैं? यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल के फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड में इन 6 ग्रीन हाउस गैसेस से होने वाले एमिशंस को कवर किया जाता है, यानी कि उत्सर्जन को कवर किया जाता है। ये 6 ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और परफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन डिड द क्योटो प्रोटोकॉल फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड स्टार्टेड? यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि कब शुरू हुई थी? क्योटो प्रोटोकॉल का फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड ये स्टार्ट हुआ था ऑप्शन ए 2008 से, और कब समाप्त हुआ? ये समाप्त हुआ 2012 में। और क्योटो प्रोटोकॉल के फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड में कितनी कंट्रीज़ शामिल थी? तो 36 कंट्रीज़ शामिल थी और जिन्होंने प्रोटोकॉल का पालन किया, यानी कि एग्जीक्यूट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अपॉन एक्सपायरी ऑफ इट्स फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड इन 2012 क्योटो प्रोटोकॉल वॉज एक्सटेंडेड टिल द ईयर डैश। यानी कि 2012 में इसकी पहली प्रतिबद्धता समाप्त होने पर क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष तक बढ़ाया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल बढ़ाया गया था ऑप्शन बी 2020 तक। और फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड कब समाप्त हुआ था? ये समाप्त हुआ था 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन 2012 अ सेकेंड कमिटमेंट पीरियड वॉज एग्रीड विच इज़ नोन एज। यानी कि 2012 में एक दूसरी प्रतिबद्धता अवधि पर सहमति व्यक्त की गई थी जिसे किस रूप में जाना जाता है? इसे जाना जाता है ऑप्शन डी दी दोहा अमेंडमेंट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट सिग्नेटरी टू अनाउंस इट्स विड्रॉल फ्रॉम द क्योटो प्रोटोकॉल? यानी कि कौन सा देश क्योटो प्रोटोकॉल से अपनी वापसी की घोषणा करने वाला पहला हस्ताक्षरकर्ता बन गया? वो पहली कंट्री है ऑप्शन सी कनाडा, जिसने अपना नाम क्योटो प्रोटोकॉल से विड्रॉ किया था। ये पहली सिग्नेटरी कंट्री थी जिसने अपना नाम क्योटो प्रोटोकॉल से विड्रॉ किया, और ऐसा किया गया था 2011 में। और फ्रेंड्स, सिग्नेटरी का मतलब है एक पार्टी जिसने साइन किया होता है कोई एग्रीमेंट, या फिर कोई कंट्री जिसने किसी ट्रीटी यानी कि संधि पर साइन किए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू द क्योटो प्रोटोकॉल विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस? यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण मानव जनित ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? तो क्योटो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मानव जनित ग्रीन हाउस गैस है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द क्योटो प्रोटोकॉल डिफाइंस हाउ मैनी फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म्स? यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल कितने लचीले तंत्र को परिभाषित करता है? ये परिभाषित करता है ऑप्शन सी 3, यानी कि 3 फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज़म्स डिफ़ाइन किए गए हैं क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा। और ये फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज़म्स यूज़ किए जा सकते हैं जो एनेक्स्चर 1 में पार्टीज़ हैं उनके द्वारा। किसके लिए? जो पार्टीज़ ने एमिशन लिमिटेशन कमिटमेंट्स किए होते हैं, यानी कि उत्सर्जन सीमा से जुड़े जो कमिटमेंट्स किए जाते हैं पार्टीज़ द्वारा, उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज़म्स यूज़ किए जा सकते हैं।
और ये 3 फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज़म्स कौन कौन से हैं? ये हैं इंटरनेशनल एमिशंस ट्रेडिंग यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार, इन शॉर्ट IET। नेक्स्ट है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म यानी कि स्वच्छ विकास तंत्र, इन शॉर्ट CDM। और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन यानी कि संयुक्त कार्यान्वयन। ये 3 फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज़म्स हैं जो कि डिफ़ाइन किए गए हैं क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा। सबसे पहले है इंटरनेशनल एमिशंस ट्रेडिंग, इन शॉर्ट IET। ये अलो करता है यानी कि अनुमति देता है जो एनेक्स्चर 1 पार्टीज़ हैं उनके एमिशन यानी कि उत्सर्जन को व्यापार करने की यानी कि ट्रेड करने की अनुमति देता है। एमिशंस ट्रेडिंग ये क्या है? एक मार्केट बेस्ड अप्रोच है यानी कि एक बाजार आधारित दृष्टिकोण है। किसके लिए? जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो एमिशंस करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करते हैं, उनको रोकने के लिए, उनको कम करने के लिए यानी कि उनको रिड्यूस करने के लिए क्या करता है? प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक इंसेंटिव्स यानी कि आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करता है। नेक्स्ट है CDM और JI यानी कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। ये क्या है? प्रोजेक्ट बेस्ड मैकेनिज्म्स हैं जो क्या करते हैं? उत्सर्जन में कमी लाते हैं यानी कि एमिशन रिडक्शंस करते हैं अपने प्रोजेक्ट से यानी कि अपनी परियोजनाओं से। और फ्रेंड्स, डिफरेंस क्या है इंटरनेशनल एमिशंस ट्रेडिंग और प्रोजेक्ट बेस्ड मैकेनिज्म्स में? तो सबसे पहले इंटरनेशनल एमिशंस ट्रेडिंग ये क्या है? जो बेस्ड है सेटिंग ऑफ अ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑफ एमिशंस यानी कि उत्सर्जन के मात्रात्मक प्रतिबंध की स्थापना पर आधारित है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि हर एक पार्टीज़ द्वारा अपनी कंट्रीज़ के लिए एमिशंस यानी कि उत्सर्जन की क्वांटिटी बताई गई है यानी कि एक मात्रा बताई गई है कि इससे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं किया जा सकता है, तो ये इस पर बेस्ड है। नेक्स्ट है CDM और JI। ये एक आइडिया पर बेस्ड है जिसमें एमिशन को कम करने के लिए प्रोडक्शन पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है CDM और JI द्वारा एमिशन को कम करने के लिए जो भी प्रोडक्शन जनरेट किया जाता है उसे एनेक्स्चर 1 पार्टीज़ द्वारा यूज़ किया जा सकता है उनके एमिशन लिमिटेशन कमिटमेंट्स में। और जो CDM यानी कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म द्वारा एमिशन रिडक्शंस प्रोड्यूस किया जाता है उसे सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस, इन शॉर्ट CER भी कहा जाता है। और जो रिडक्शन प्रोड्यूस किए जाते हैं JI यानी कि जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन द्वारा उन्हें कहा जाता है एमिशन रिडक्शन यूनिट्स, इन शॉर्ट ERU। और ओवरऑल इन रिडक्शंस को कहा जाता है क्रेडिट्स। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एट विच कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, इन शॉर्ट COP, पार्टीज टू द UNFCCC एग्रीड दैट फ्यूचर ग्लोबल वार्मिंग should be limited below 2 degrees Celsius relative to the pre-industrial temperature level। यानी कि किस COP में UNFCCC को पार्टियों ने सहमति व्यक्त की कि भविष्य के ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक तापमान स्तर के सापेक्ष 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित किया जाना चाहिए। ऐसा डिसाइड किया गया ऑप्शन डी UNFCCC COP 16 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। 2010 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, इन शॉर्ट UNFCCC COP 16, ये हुई थी मेक्सिको की सिटी कैनकन में और 29 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच हुई 2010 में। इस कॉन्फ्रेंस को ऑफिशियली रेफ़र किया जाता है 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए। और 6th सेशन था ये कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ का, जो सर्व कर रहे थे क्योटो प्रोटोकॉल के लिए मीटिंग ऑफ द पार्टीज़ 6, इन शॉर्ट CMP 6 टू द क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बाय व्हाट ईयर वाज द इनिशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल फॉर इंडस्ट्रियलाइज्ड countries to stabilize their emissions at the 1990 level। यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल का प्रारंभिक उद्देश्य औद्योगिक देशों के लिए किस वर्ष तक 1990 के स्तर पर अपने उत्सर्जन को स्थिर करना था। वो ईयर था ऑप्शन बी 2000, जहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल का प्रारंभिक उद्देश्य था जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ थी यानी कि जो औद्योगिक देश थे उन्हें स्टेबलाइज करना था
एमिशंस को यानी कि उत्सर्जन को 1990 के लेवल तक, और ऐसा उन्हें करना था ऑप्शन बी 2000 तक। और ये मेंशन किया गया है UNFCCC के आर्टिकल 4.2 में। और साथ ही साथ ये क्योटो प्रोटोकॉल का फेलियर भी रहा, यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ थी वो स्टेबलाइज नहीं कर पाए एमिशन को 1990 के लेवल तक। इसकी वजह से क्या हुआ, जो क्योटो प्रोटोकॉल की बाइंडिंग कमिटमेंट्स थी यानी कि जो कंपल्सरी या आप कह सकते हैं अनिवार्य कमिटमेंट्स थी, उन्हें आगे के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द क्योटो प्रोटोकॉल वॉज एडॉप्टेड एट द विच सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द UNFCCC इन 1997 इन क्योटो जापान, यानी कि 1997 में क्योटो जापान में UNFCCC को पार्टियों के सम्मेलन के किस सत्र में क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। इसे अपनाया गया था ऑप्शन बी 3rd सेशन में। क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था UNFCCC COP 3rd में 1997 में जापान की सिटी क्योटो में। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो जाता है कि सिर्फ UNFCCC की पार्टीज़ क्योटो प्रोटोकॉल की पार्टीज़ बन सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच COP वॉज हेल्ड टू एस्टैब्लिश द फाइनल डिटेल्स ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल, यानी कि किस COP को क्योटो प्रोटोकॉल के अंतिम विवरण को स्थापित करने के लिए आयोजित किया गया था। वो COP था ऑप्शन डी COP 7, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल के अंतिम विवरण यानी कि फाइनल डिटेल्स को स्थापित करने के लिए आयोजित किया गया था। COP 7 हुआ था 29 अक्टूबर 2001 से 9 नवंबर 2001 तक। कहाँ पर हुआ था? मोरक्को की सिटी मार्केश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल, इन शॉर्ट MOP1 वॉज हेल्ड, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल के लिए पार्टियों की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ये आयोजित की गई थी ऑप्शन सी कनाडा की सिटी मॉन्ट्रियल में। यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल के लिए फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्टीज इन शॉर्ट MOP1 ये आयोजित की गई थी कनाडा की सिटी मॉन्ट्रियल में। MOP1 ये हुई थी 28 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच 2005 में। और साथ ही साथ ये UNFCCC COP 11 भी था। और फ्रेंड्स ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंसेस ऑन क्लाइमेट चेंज भी थी, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर अब तक के सबसे बड़े अंतर सरकारी सम्मेलनों में से एक था। कौन? MOP1 या फिर UNFCCC COP 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कार्बन क्रेडिट की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न हुई थी? ये उत्पन्न हुई थी, यानी कि इसका ओरिजिन हुआ था ऑप्शन बी क्योटो प्रोटोकॉल से। और कार्बन क्रेडिट क्या है? एक परमिट है और सर्टिफिकेट है जो होल्डर को अलो करता है या फिर किसी कंपनी को अलो करता है, यानी कि किसी कंपनी या फिर होल्डर को परमिशन मिल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और कई ग्रीन हाउस गैसेज हैं उन्हें एमिट करने के लिए, यानी कि उन्हें उत्सर्जित करने के लिए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म आर डिफाइंड बाय डैश, यानी कि स्वच्छ विकास तंत्र को किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? इसे परिभाषित किया गया है ऑप्शन डी क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा। और फ्रेंड्स क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इन शॉर्ट ये क्या है? ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड मैकेनिज्म है जो एमिशन रिडक्शंस यानी कि उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रोडक्शन पर फोकस करता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 18 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। बाकी फ्रेंड्स अगर आप हमारी वीडियोस को सपोर्ट करना चाहते हैं
तो आप हमारे चैनल पर मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करने का लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ इसी वीडियो के नीचे टॉप कमेंट में, यानी कि जो पहला कमेंट होता है। और सब्सक्राइब के साथ भी आपको ज्वाइन का बटन मिल जाएगा, जहाँ पर आप ज्वाइन करके हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।